हैं चैप्टर नंबर 1 के साथ, दैट इज जीएसटी। इसके बाद बैंकिंग चैप्टर आता है जिसमें आपका रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है। स्टैट्स में तुम्हें मीन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सिंपल अगर अनग्रुप डेटा है। एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमेशा बहुत ज्यादा देखा गया है, तो क्या होता है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स होता है। एसएन के दो फॉर्मूला होते हैं, n/2 2a + n1 20। इक्वेशन ऑफ लाइन में आप पहले इंक्लिनेशन सीखोगे। हेलो टेंथीज, अभी आपका इंग्लिश का एग्जाम खत्म हो गया, बड़े तरीके से आपने एग्जाम कर लिया है और अब बारी है मैथ्स में हमें एकदम बेहतरीन परफॉर्मेंस देने की। तो यहाँ पे आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने वाली है ये फॉर्मूला शीट, जहां पे मैंने हैंड रिटन आपको हर एक चैप्टर से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं और हर एक चैप्टर से क्या क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, वो मैंने इस शीट के अंदर, इस पीडीएफ के अंदर आपके लिए खुद बनाए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। पीडीएफ डाउनलोड करो, प्रिंट कराओ या अपने पास फोन में रखो और जब भी टाइम मिले सारे फॉर्मूलाज को गो थ्रू करो, रिवाइज करो। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 के साथ, दैट इज जीएसटी। प्राइस, कॉस्ट प्राइस या लिस्ट प्राइस में से डिस्काउंट माइनस करो और अगर प्रॉफिट है बाय चांस तो प्रॉफिट ऐड करो, है ना। और अगर बाय चांस प्रॉफिट है तो आप कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड करो, तो उससे भी आपको सेलिंग प्राइस जो है वो मिलता है। टैक्स जो है वो रेट ऑफ टैक्स इनटू सेलिंग प्राइस, दैट इज जीएसटी का कोई भी आपके पास टैक्स आता है वो सेलिंग प्राइस पे ही लगता है। पहले डिस्काउंट वगैरह सब होगा, उसके बाद जाके जीएसटी लगेगा। पहले प्रॉफिट वगैरह सब ऐड होगा, उसके बाद एंड में जाके जीएसटी लगेगा, याद रखेंगे। दो तरीके की ट्रांजैक्शन होती है, इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट। इंट्रास्टेट में सेम स्टेट में एसजीएसटी सीजीएसटी में हाफ हाफ स्प्लिट हो जाता है। फॉर एग्जांपल 28% है तो 14 और इंटरस्टेट में आईजीएसटी पूरा रह जाती है। आईजीएसटी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड जीएसटी। इसके बाद आपका एक फॉर्मूला आता है इनपुट टैक्स क्रेडिट का, जो कि बिजनेस पर्पस में ज्यादा लगता है कि 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, होलसेलर, डीलर और कंज्यूमर। तो आपके पास बेटा टैक्स लायबिलिटी या इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स या टैक्स ऑन एसपी माइनस टैक्स ऑफ सीपी, दैट मींस सिंपली योर टैक्स ऑन प्रॉफिट। तो आप यहाँ पे टैक्स ऑन प्रॉफिट निकालोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद बैंकिंग चैप्टर आता है जिसमें आपका रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है। आरडी अकाउंट का इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है P × N n + 1/2 × 12 × R/100 से। मैच्योरिटी वैल्यू आप निकालते हैं P × N + I से। क्वालिफाइंग सम ऑफ मनी आप निकालते हैं P × N n + 1/2 से। बस यही 3 फॉर्मूलाज है जो आपको ध्यान रखने हैं। घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है, n हमेशा मंथ्स में लेना है, टाइम हमेशा मंथ्स में लेना है, ये जरूर याद रखना। शेयर्स एंड डिविडेंड्स में अगेन आपके पास पहले तो नॉमिनल वैल्यू और मार्केट वैल्यू है। नॉमिनल वैल्यू फिक्स्ड रहती है, मार्केट वैल्यू टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, कभी बढ़ सकती है, कभी इक्विवेलेंट हो सकती है, कभी कम हो सकती है, कभी ज्यादा हो सकती है। जब बराबर होती है इसको एट पार कहते हैं, जब कम होती है इसको डिस्काउंटेड या बिलो पार कहते हैं, जब ज्यादा होती है इसको प्रीमियम या अबव पार भी बोला जाता है। नॉमिनल वैल्यू फिक्स्ड रहती है, मार्केट वैल्यू चेंज होती रहती है। सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर या नंबर ऑफ शेयर इज सम इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरत है। नंबर ऑफ शेयर्स इज टोटल डिविडेंड अपॉन डिविडेंड ऑन वन शेयर से भी निकलता है, इंपॉर्टेंट है। डिविडेंड प्रॉफिट होता है और डिविडेंड हमेशा मार्केट वैल्यू पे लगता है। और डिविडेंड क्या होता है बेटा, हमेशा नॉमिनल वैल्यू, सॉरी, हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे लगता है, मार्केट वैल्यू पे नहीं लगता है। टोटल इनकम अपॉन टोटल इनकम ऑन वन शेयर, इससे भी आप नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकते हो। एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमेशा बहुत ज्यादा देखा गया है, दैट इज नंबर ऑफ शेयर इनटू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू एनवी शेयर से आपको डिविडेंड दैट इज प्रॉफिट मिलता है। रिटर्न परसेंट इज इनकम परसेंट, डिविडेंड परसेंट और रिटर्न परसेंट डिफरेंट है, ठीक है। इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100, रेट ऑफ डिविडेंड इनटू नॉमिनल वैल्यू, प्रॉफिट रिटर्न परसेंट इनटू मार्केट वैल्यू के बराबर होता है। सो डिपेंडिंग ऑन कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, क्या क्या आपको निकालना है, आप ये सारे फॉर्मूलाज यूज कर सकते हैं। लीनियर इक्वेशन में 4 साइंस ऑफ इनइक्वालिटीज होती है, पुचुक पुचुक कुछ पुचू, और उसके बाद बेटा 6 रूल्स होते हैं। पहला रूल, अगर आप कोई भी पॉजिटिव को इधर लेकर आओगे या ट्रांसफर करोगे इनइक्वालिटी के दूसरे साइड तो वो नेगेटिव हो जाएगा। अगर आप नेगेटिव को ट्रांसफर करोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। अगर बेटा आप दोनों तरफ किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो रिवर्स नहीं होगा। अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो रिवर्स होगा। अगर आप दोनों तरफ रेसिप्रोकल लेते हो तो भी रिवर्स होगा। अगर सेम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो साइन रिवर्स होगा, या दोनों तरफ के साइन अगर आप चेंज करते हो तो भी यहाँ पे रिवर्स होगा। इसी के साथ रिप्लेसमेंट सेट होता है बेटा कि x किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रियल नंबर्स, किसको बिलोंग कर रहा है, ये पूरा सेट रिप्लेसमेंट सेट है। अब इस रिप्लेसमेंट सेट के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चंस में जो आपकी इनइक्वालिटी आती है उसका आंसर कैसे चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल x जो है वो 3 से छोटा है और x नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, तो 3 से छोटे नेचुरल नंबर 1 और 2 है, ये सॉल्यूशन सेट है।
नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, ये रिप्लेसमेंट सेट है। क्योंकि अगर x होल नंबर को बिलोंग करेगा तो उस भी सॉल्यूशन सेट जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि 3 से छोटा अगर x है तो वो 0, 1 और 2 हो जाएगा अगर होल नंबर्स हैं। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। नंबर लाइन बेटा सॉल्यूशन सेट को ऐसे कर्ली ब्रैकेट में आप रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर लाइन में बेटा आप हॉलो सर्कल बनाएंगे जब आपके पास ऐसी इनइक्वालिटी है, और अगर आप फिल्ड सर्कल बना रहे हैं, ठीक है, अगर आप फिल्ड सर्कल बना रहे हैं तो आप इस तरीके से बनाएंगे जब आपके पास इक्वल टू का साइन भी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है a² + bx + c = 0, जहां पे a x² का कोफिशिएंट होता है, b x का कोफिशिएंट होता है और c आपकी कांस्टेंट टर्म होती है। इसी के साथ नेचर ऑफ रूट्स आप निकाल सकते हैं, वो डिपेंड करता है डिस्क्रिमिनेंट पे, जिसको आप b² - 4ac से निकाल सकते हैं। अगर d जो है वो 0 से बड़ा, दैट इज पॉजिटिव है, तो रियल एंड अनइक्वल रूट्स आते हैं, मतलब डिस्टिंक्ट रूट्स आते हैं। अगर 0 के बराबर है तो रियल और इक्वल, अगर 0 से छोटा है तो नो रियल रूट्स, नकली है, भगाओ इसको साइड करो। फिर बेटा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला -b + √d/2 है, -b - √d/2 है, जहां पे d आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है, दैट इज b² - 4ac। इसके बाद हम प्रोपोर्शन पे आते हैं। बेटा प्रोपोर्शन में सिर्फ आपका प्रोपोर्शन पार्ट है, रेशियो नहीं है। तो प्रोपोर्शन में 4 या 4 से ज्यादा, मतलब 4, 6, 8, 10 ऐसे नंबर्स जो आपस में प्रोपोर्शनेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बंदे की चाय के लिए 4 चम्मच चीनी लगती है तो 2 बंदे की चाय के लिए 8 चम्मच चीनी लगेगी। वाह इतनी चीनी मत खाना, बीमार हो जाओगे। तो a is to b as c is to d या a/b = c/d, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a × d = b × c। बेटा a is to b as c is to d में जो ये एकदम आउटर वाले हैं इनको एक्सट्रीम्स बोलते हैं, b और c को हम मीन बोलते हैं। इसी के साथ d को यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शन बोला जाता है अगर क्वेश्चन में कभी आता है तो। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है बेटा, a/b = b/c, मतलब जहां पे पहला वाला रेशियो खत्म हो रहा है दूसरा वहीं से शुरू हो रहा है। अब इस a/b = b/c अगर मैं बात करूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई में b² = ac, जहां पे b को मीन प्रोपोर्शनल बोला जाता है, और अगर आपसे थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने की बात की जाए तो आप c की वैल्यू निकालेंगे। बेटा सिर्फ फोर्थ प्रोपोर्शनल में आप a/b = c/d लेंगे, मीन प्रोपोर्शन में भी आप a/b = b/c लेंगे, और थर्ड प्रोपोर्शनल में भी आप a/b = b/c लेंगे। इसके बाद बेटा प्रॉपर्टीज है ना, ये 5 प्रॉपर्टीज है, इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो, कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। सो इन्वर्टेंडो में इन्वर्ट हो रहा है, इन्वर्ट मतलब ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, मतलब रेसिप्रोकल। अगर a/b बराबर है c/d के तो b/a भी बराबर होगा d/c के। सेम वे में अल्टरनेंडो है बेटा, 2 की पोजीशन को स्वैप करेंगे। अगर a/b बराबर है c/d के तो bc की पोजीशन स्वैप कर दिया, a/c बराबर होगा b/d के। कंपोनेंटों में बेटा हम ऐड करते हैं डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, दैट इज अगर a/b बराबर है c/d के तो a + b/b बराबर होगा c + d/d के। अगर डिविडेंडो में हम ऐड करते हैं, सॉरी कंपोनेंटो में अगर हम ऐड करते हैं, डिविडेंडो में हम माइनस करते हैं। अगर a/b बराबर है c/d के तो a - b/b बराबर होगा c - d/d के। और अगर कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो हम साथ में लगाते हैं तो a + b/a - b बराबर होगा c + d/c - d के। इंपॉर्टेंट इसी से आती हैं सारे क्वेश्चंस। इसके बाद रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम आपके पास आता है। रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम में आपको सिंपल सॉल्व करना आना चाहिए। जो भी आपको डिविजर गिवन है उसको 0 के इक्वल पुट करो, वहां से x की वैल्यू निकालो, अपने पॉलिनोमियल में पुट करो। अगर कुछ बच रहा है रिमाइंडर तो वो रिमाइंडर थ्योरम से आप सॉल्व होगा। अगर आपका 0 आ रहा है तो वो फैक्टर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, इतना आपको आता है। कैसे करना है स्टेप्स वाइज लिखा हुआ है। फैक्टर थ्योरम में भी कैसे करना है, अगर 0 रिमाइंडर आ रहा है मतलब कि फैक्टर है। क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करना, उसको कंप्लीटली फैक्टराइज करना, ये आपका मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे मेजर इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें आपको क्या करना है बेटा, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना है या फैक्टराइजेशन करनी है बाय ग्रुपिंग, बाय यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। कैसे भी आपको एक कोई भी फैक्टर निकालना है, उस एक फैक्टर से अपने क्यूबिक पॉलिनोमियल को पूरा डिवाइड करना है। फिर जब क्वेश्चन आता है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनता है, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आपको फर्दर फैक्टराइज करना है। उसको फर्दर फैक्टराइज करने के बाद आपके 2 और फैक्टर्स आते हैं, तो क्यूबिक के टोटल 3 फैक्टर्स बनते हैं। चलिए मैट्रिसेस क्या होता है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स होता है। जो हॉरिजॉन्टल होती हैं वो रोज होती हैं, जो वर्टिकल होती है वो कॉलम हो जाती है। नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देता है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट 0 1 हो और बाकी सारे 0 हो। इसके अलावा एडिशन होता है बेटा, जब 2 मैट्रिसेस का ऑर्डर बिल्कुल सेम हो, पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से, दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से, तीसरे। सब्ट्रैक्शन भी सेम होता है, जब आपका ऑर्डर बिल्कुल सेम डिटो कॉपी पेस्ट हो, पहले को पहले से, दूसरे को तीसरे तीसरे चौथे को। आई गेस ये वीडियो में आपको 2x करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे लगता है मैं 2x में ही बोल रही हूँ, है ना। 2x करके वो 4x हो जाएगा, करना मत, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा a + b बराबर होता है b + a के। कॉम्यूटेटिव भी लगती है, कंपैटिबिलिटी इफ द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज सेम।
है ना। एडिशन सब्ट्रैक्शन सर तभी हो सकता है जब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम हो। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन तभी हो सकता है जब पहली मैट्रिक्स के कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर हो। जब पहली मैट्रिक्स के कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर हो, दिस शोज द कंपैटिबिलिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कि हाँ मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। और मल्टीप्लाई करके बेटा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आती है उसका ऑर्डर भी आप बता सकते हो पहले वाले के रो और दूसरे वाले के कॉलम से। तो कंपैटिबिलिटी यही होती है। और a इंटू बी बराबर नहीं होता b इंटू ए के, और a स्क्वायर का मतलब a इंटू ए होता है, मतलब a मैट्रिक्स को आप a मैट्रिक्स से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP आता है जहां पे आप सेम नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो फॉर द नेक्स्ट नंबर। पहली चीज यहाँ पे फर्स्ट टर्म को a बोलते हैं, जो दो नंबर्स के बीच में गैप होता है उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, a2 माइनस a1 से निकाला जाता है, या an माइनस 1 से निकाला जाता है। इसके बाद बेटा आपको क्या यहाँ पे समझना है कि आप सम कैसे निकालते हो। सम से पहले आपको an का फॉर्मूला निकालना है, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, जहाँ पे a फर्स्ट टर्म होता है, n की आप कौन सी टर्म निकालना चाहते हो, 100, 200, 300, 400, 50, कोई भी टर्म। नेक्स्ट बेटा फॉर्मूला आता है कि अगर आपको पीछे से कोई टर्म निकालनी है कि इस AP में लास्ट से 12th टर्म बताओ, लास्ट से 7th टर्म बताओ, तो भी आप निकाल सकते हो लास्ट टर्म माइनस n माइनस 1d करके। Sn के दो फॉर्मूला होते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1d, और अगर आपको लास्ट टर्म भी गिवन है तो n/2 a प्लस l से आप निकाल सकते हो। इसी के साथ बेटा 3 टर्म्स अगर आपको AP में लेने, फॉर एग्जांपल किसी क्वेश्चन में आता है जहां पे आपको AP कंसीडर करनी है, आपको सम और प्रोडक्ट दे रखा है, तो वो 3 नंबर होंगे a माइनस d, a और a प्लस d। सिमिलरली अगर 4 नंबर है तो a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d। 5 के लिए ये एंड सो ऑन। बेटा अगर आपको किसी भी AP में an का एक फॉर्मूला गिवन है उस स्पेसिफिक AP के लिए, तो आप n की जगह पे 1 डालोगे तो a1 आ जाएगा, n की जगह पे 2 डालोगे तो a2 आ जाएगा, n की जगह पे 3 डालोगे a3 आ जाएगा, एंड सो ऑन। पर वहीं पे अगर आपको Sn के लिए किसी भी जनरल AP के लिए एक Sn का कोई फॉर्मूला उस स्पेसिफिक AP के लिए मिला हुआ है, तो इस केस में अगर आप S1 लगाते हो, मतलब n की जगह आप 1 लगाते हो, तो आपको a1 मिलता है। अगर आप S2 निकालते हो तो आपको a1 प्लस a2 मिलता है, और अगर आप S2 माइनस S1 करते हो तो आपको a2 मिलता है, और a2 माइनस a1 से d मिलता है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में याद आएगा। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बेटा जैसे AP में कॉमन डिफरेंस होता है उसमें रेशियो होता है, a2 अपॉन a1 से निकालते हैं, जनरल टर्म ar की पावर n माइनस 1 से निकालते हैं, है ना। अगर ABC GP में है तो b स्क्वायर AC के बराबर होता है। सम ऑफ GP अगर r1 के बराबर है तो n इंटू a, अगर r जो है वो 1 से छोटा है, ठीक है, सो 1 बाय r माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, और सिमिलरली अगर बड़ा है तो ये आ जाएगा। रिफ्लेक्शन में कोऑर्डिनेट्स का ध्यान रखना है, क्वाड्रेंट्स में कैसे कैसे साइन होते हैं, कौन कौन से क्वाड्रेंट में क्या साइन होते हैं वो ध्यान रखना है। y इक्वल टू 0 x एक्सिस की इक्वेशन, x इक्वल टू 0 y एक्सिस की इक्वेशन, y इक्वल टू a पैरेलल टू x एक्सिस, x इक्वल टू b पैरेलल टू y एक्सिस। इस तरीके से आप चीजें देख सकते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन 3 सरफेस से आपने इनिशियली सीखी है, या तो एक्स एक्सिस से, या वाई एक्सिस से, या ओरिजिन से। तो किस तरीके से होती है आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। अगर बेटा किसी भी पैरेलल लाइन से हो रही है तो बस आपको ये देखना है कि वो पॉइंट उस पैरेलल लाइन से कितना दूर है, और उतनी ही दूर उसकी इमेज बस बना देनी है। बस इस चीज का ध्यान रखना है, चाहे वो एक्स के पैरेलल हो या वाई के पैरेलल हो। सेक्शन मिडपॉइंट फॉर्मूला में पहला आता है सेक्शन फॉर्मूला, इजी है, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2 से आप निकाल सकते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला 2 पॉइंट के बीच का एकदम बीच का बिच्छू, दैट इज x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2 से आप निकाल सकते हैं। अगर 3 इक्वल पार्ट्स में दैट इज ट्राइसेक्ट करता है कोई पॉइंट, तो आप p और q वो दो उन पॉइंट्स को अलग अलग निकालते हो। अगर आप P निकाल रहे हो तो आप रेशियो 1:2 लोगे, और Q निकाल रहे हो तो रेशियो 2:1 लोगे हमेशा। बस ये ध्यान रखेंगे। सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल 1 मार्कर में आ सकता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3 से आप निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन में आप पहले इंक्लिनेशन सीखोगे कि एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, एक्स एक्सिस के क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव थीटा बनाता है, ध्यान रखेंगे। m इज इक्वल टू tan थीटा। अगर आपको थीटा नहीं गिवन है, इस लाइन पे आने वाले कोई भी 2 पॉइंट्स गिवन है, तो आप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से भी निकाल सकते हैं। इसी के साथ बेटा आपके पास अगर पैरेलल लाइन है तो उनके स्लोप बराबर होंगे, परपेंडिकुलर लाइन है तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो -1 होगा। कोलिनियरिटी में आप स्लोप AB और CB, इट शुड बी CB, सो यहाँ पे B कर लो इसको, ठीक है। सो स्लोप ऑफ AB शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ CB या BC। चलिए, इक्वेशन ऑफ लाइन आप 3 तरीके से निकाल सकते हो। पहला है बेटा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, दूसरा है स्लोप पॉइंट फॉर्म, और तीसरा है 2 पॉइंट फॉर्म। जब आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करते हो तो आप तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इज y इक्वल टू mx प्लस c, है ना। पॉइंट स्लोप फॉर्म इज y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1, और अगर आपके पास 2 पॉइंट फॉर्म है तो
y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1 करेंगे। आप यहाँ पे डायरेक्टली इसकी जगह पहले m भी निकाल सकते हो, फिर ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x इंटरसेप्ट होता है बेटा ओरिजिन से, वो लाइन x एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, वो डिस्टेंस जो है वो आपको x इंटरसेप्ट बताता है। ये x इंटरसेप्ट आपको एक तरीके से एक पॉइंट भी बताता है, जिसको आप x, 0 एक पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। y इंटरसेप्ट आपको सिर्फ c, दैट इज y इंटरसेप्ट, आप x इंटरसेप्ट का यूज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में नहीं कर सकते, आपको सिर्फ y इंटरसेप्ट का फॉर्म यूज करना है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये भाई जो c है दिस इज ओनली y इंटरसेप्ट, ठीक है, ये सिर्फ y इंटरसेप्ट होता है, दिस इज ओनली y इंटरसेप्ट, ठीक है, x इंटरसेप्ट ये नहीं होता है। अब यहाँ पे बेटा y इंटरसेप्ट अगेन वही चीज कि भाई वो लाइन y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है, यहां से भी आपको एक पॉइंट मिलता है दैट इज 0, y, तो ये चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर आपको मान लो कि कोई इक्वेशन गिवन है और इससे आपको स्लोप निकालना है, तो इसको पहले इंटरसेप्ट स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। x का जो कोफिशिएंट आएगा y अकेला होना चाहिए, x का जो कोफिशिएंट आएगा वही आपका स्लोप बन जाएगा। डन। चलिए, सिमिलैरिटी में बेटा साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं, एंगल्स इक्वल होते हैं, ये 3 क्राइटेरिया होते हैं एसएएस में। ये याद रखना कि इंक्लूडेड एंगल होता है, ट्रिपल ए मतलब 2 एंगल या 2 से ज्यादा एंगल, और एसएसएस मतलब तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल हैं। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीपीटी क्या कहती है कि अगर कोई लाइन पैरेलल है, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक ट्रायंगल है और 2 पॉइंट्स है डी और सी, और अगर बेटा ये पैरेलल है इसके, तो ये भाई दोनों साइड्स को प्रोपोर्शनली डिवाइड करता है, दैट इज AD अपॉन DB बराबर होगा AE अपॉन AC के। एरिया थ्योरम क्या कहता है कि अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरियाज का जो रेशियो है वो किसके बराबर होगा, किसी भी एक साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। साइज ट्रांसफॉर्मेशन में चीजें याद रखेंगे, दैट हाइट ऑफ मॉडल अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ मॉडल अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ब्रेथ ऑफ मॉडल अपॉन ब्रेथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ये सब k के बराबर होता है, दैट इज एक स्केल फैक्टर। अगर k जो है वो 1 के बराबर है तो भाई सेम साइज रहता है, अगर 1 से बड़ा है तो भाई इनलार्ज, और 1 से छोटा है तो डिमिनिश। अगर लेंथ्स की बात हो रही है, हाइट्स की बात हो रही है, मतलब 2D डायमेंशंस की बात हो रही है, तो भाई सिंपल आप k यूज करोगे स्केल फैक्टर। पर अगर एरिया की बात हो रही है तो आप k स्क्वायर, और वॉल्यूम की बात हो रही है तो k क्यूब करोगे। लोकस में 2-3 चीजें याद रखनी है कि अगर 2 पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, 2 लाइन से इक्विडिस्टेंट है तो एंगल बाइसेक्टर, और बेटा अगर फिक्स सेंटर या फिक्स डिस्टेंस है तो आप एक सर्कल यहाँ पे बनाएंगे। सर्कल की अगर हम बात करें तो बेटा कॉर्ड होती है जो सर्कल के सर्कमफ्रेंस से शुरू हो, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे खत्म हो। एक डायमीटर होता है जो सेंटर से पास करता है, डायमीटर लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक रेडियस कहलाता है। ये सारी चीजें आपको पता है बेटा। एंगल एट सेगमेंट आपके अलग अलग तरीके से बन सकते हैं, एंगल एट सेंटर और एंगल एट सेगमेंट। एंगल एट सेंटर डबल होता है, सेम सेगमेंट में एंगल आपके बराबर होते हैं, ये आपने लिखा हुआ है। सेमी सर्कल में एंगल 90 डिग्री होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स का सम सप्लीमेंट्री होता है, और एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के। इसके अलावा टैंजेंट एक कॉमन पॉइंट पे टच करती है सर्कल के सर्कमफेरेंस को। एक पॉइंट जो सर्कमफेरेंस के अगर सर्कल के अंदर है तो नो टैंजेंट, सर्कमफेरेंस के ऊपर है ऑन द सर्कमफेरेंस तो 1 टेंजेंट, और अगर सर्कमफेरेंस के बाहर है एक्सटीरियर पॉइंट है तो वहां से आप 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। रेडियस जो है वो टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हमेशा परपेंडिकुलर रहता है। जो एक्सटीरियर पॉइंट से 2 टेंजेंट मिलती हैं वो आपस में बराबर होती हैं, और सेंटर्स में दोनों एंगल आपस में बराबर बनाती हैं। बेटा 2 कॉर्ड्स इंटरनली इंटरसेक्ट कर सकती हैं और एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर सकती हैं। जब इंटरनली करती है तो भी P इंटू पी P इंटू PD के बराबर होता है, और सेम अगर एक्सटर्नली करती हैं तो भी। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बेटा आपको क्या कहती है कि अगर एक टैंजेंट और एक कॉर्ड एक सेम कॉमन पॉइंट पे टच करते हैं तो वो दोनों मिलकर जो एंगल बनाते हैं वो बराबर होता है ऑल्टरनेट सेगमेंट में वही कॉर्ड अगर कोई एंगल बनाए। सिमिलरली टैंजेंट सीकेंट थ्योरम आपको क्या कहती है कि अगर एक टैंजेंट और एक सीकेंट है ना बाहर जाके इंटरसेक्ट करते हैं आपस में, तो P इंटू PB दैट इज उन कॉर्ड का जो पार्ट्स है वो बराबर होता है टैंजेंट के स्क्वायर के। सिलेंडर कोन एंड स्फीयर में आपके पास ये फॉर्मूलाज हैं बेटा कि सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, सारे फॉर्मूलाज यहाँ रखे हैं, ठीक है। आपको ये याद करने की जरूरत है ताकि आप इसको फॉर्मूलाज में पुट कर सको। अगर आपको याद नहीं होगा तो फॉर्मूला में पुट नहीं कर पाओगे, ठीक है। कौन है, स्फीयर है, स्फेरिकल शेल है, इंपॉर्टेंट है, हेमिस्फीयर है, हेमिस्फेरिकल शेल है, मेल्टिंग रिकास्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट है, पापा बिस्लेरी पियोगे, हाँ हाँ बेटा बिस्लेरी, ठीक है, नो बिंदी ओपी, ठीक है। तो ये सारे रेसिप्रोकल रिलेशंस हैं, टैन और कॉट का आपस में क्वेश्चन रिलेशन है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। आइडेंटिटीज याद रखने की तरकीब भी है। लाइन ऑफ साइट बेटा कि आप जब किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो आपके उस ऑब्जेक्ट के बीच में क्या लाइन बन रही है, लाइन ऑफ साइट। आपकी आंख से सीधी लाइन है हॉरिजॉन्टल, अगर हॉरिजॉन्टल से ऊपर लाइन ऑफ साइट है तो एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर उसके नीचे है तो एंगल ऑफ डिस्प्रेशन। चलिए
स्टैट्स में तुम्हें मीन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सिंपल अगर अनग्रुप डेटा है। अगर टैबुलेटेड डेटा है तो दो तरीके हैं, ठीक है, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, तीनों के फॉर्मूलाज लिखे हैं, उसमें 4 कॉलम 5 कॉलम 6 कॉलम, ये याद करवाया है तुमको, याद रखना। मीडियन मिडन वैल्यू बताता है टैबुलेटेड डेटा में, अगर आपको करना है तो आपको ओजीव बनाना पड़ेगा मीडियन के लिए, ओजीव, ठीक है। मैंने बताया है कि आप ओजीव को कैसे बना सकते हैं, पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, फिर आप लेस देन टाइप ओजीव प्लॉट करेंगे अपर क्लास लिमिट्स और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज के बीच में। क्वार्टाइल्स बेटा एक आपके डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में, सिर्फ और सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद उसको 3 लाइंस बना के 4 पार्ट्स में बांट दिया जाता है। पहली लाइन Q1 है, ये Q2 है जो मीडियन ही है, और यहाँ पर क्वार्टाइल Q3 है। मोड आपका अगर रॉ डेटा है तो आप नॉर्मली जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उससे निकाल सकते हो, लेकिन अगर रॉ डेटा नहीं है तो आप किस तरीके से निकालोगे बेटा, आप हिस्टोग्राम बनाओगे, जो ऊंची है बिल्डिंग उसके दोनों कोनों को एडजेसेंट वालों से नापोगे, जहां इंटरसेक्ट करेंगे वहां नीचे ले आओगे, वही आपकी मोड कहलाएगी, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी है दैट इज फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। और एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत है कि भाई किसी भी इवेंट की बेटा जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 के बराबर होती है और उससे बड़ी होती है, और 1 के बराबर होती है और उससे छोटी होती है। तो बस ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इसका पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेक श्योर कि आप इसको अपने पास रखो, प्रिंट कराओ, डाउनलोड करो, सर पे मारो, कुछ भी करो पर पढ़ो, ठीक है। सो मिलते हैं बाकी लेक्चर्स में, टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड, ऑल द वेरी बेस्ट।